सो वी आर स्टार्टिंग द क्लास ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट कि एटलीस्ट सबने ट्राई किया है. चलो ऑनेस्ट रहे आप, दैट्स एनफ फॉर मी कि हाँ आता है या नहीं आता है, आप ऑनेस्ट रहे. ग्रेट, लेट्स जस्ट सी. थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई दोनों अलग अलग चीजें हैं. डिमांड अभी हम पढ़ने वाले हैं और दोनों ही बहुत ही ज्यादा ह्यूज है, बहुत ही ज्यादा मटेरियल एंड कंसेप्चुअल बेस्ड चीजें हैं. तो हमें एक एक चीज अच्छे से समझनी पड़ेगी. ये चीज आपका पीछा छोड़ेगी नहीं, चाहे आप किसी प्रोफेशनल कोर्स में चले जाओ, चाहे आप बैचलर्स डिग्री लो, चाहे आप मास्टर्स डिग्री लो, या फिर आप अपने स्कूल में हो. ठीक है, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी. और ये हर जगह है, ये बेसिक, ये भूमि पूजन है आपका, ये हर जगह आपको मिलता रहेगा. नाउ डिमांड हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होती है? डिमांड हमेशा देखी जाती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंज्यूमर. कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिमांड को देखा जाता है. और सप्लाई किसके पर्सपेक्टिव से होता है? सप्लाई सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है. दोनों भी चीजों की कॉन्टेक्स्ट जो है काफी सिमिलर है. जैसे कि दोनों के डिटर्मिनेंट्स है, दोनों की इलास्टिसिटी है, दोनों का लॉ है, बट थोड़ा सा डिफरेंट चला जाता है जब ग्राफ की बात आती है और जब बातें आती हैं उसकी अलग अलग. मतलब कोर जो है वो अलग है, बट टॉपिक जो है वो सेम है. इसकी वजह से बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं और ये चैप्टर साइमल्टेनियसली पढ़ाया जाता है, इसी के लिए और कंफ्यूज हो जाते हैं. आपको अपना जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर रखना है कि डिमांड कंज्यूमर पीओवी से होता है और सप्लाई हमेशा प्रोड्यूसर, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर पॉइंट ऑफ व्यू से होता है. ठीक है, अभी डिमांड के बारे में क्या क्या हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं. तो इस क्लास के एंड तक आपको डिमांड का मतलब, डिमांड के फैक्टर्स और डिमांड का लॉ, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाना है. ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ. तो इस क्लास के एंड तक मैंने आपको बोला कि फैक्टर्स, लॉ आप समझ जाओगे. इलास्टिसिटी अपने अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि अगर सब कुछ मैं मिला दूं ना तो बहुत मिक्स एंड मैच हो जाएगा. अभी आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि चीजें अलग 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 है यहाँ पे. फाइन, नाउ डिमांड होता क्या है? व्हाट इज डिमांड? लेट्स जस्ट सी. सबसे पहला शब्द जो हमारे पास आता है जब हम डिमांड की बात करते हैं, तो ओके, अब देखो फर्स्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, कॉन्टेक्स्ट वाइज नहीं पता, बट आपके सिलेबस में है, ये मैं आपको बता सकती हूँ. पहले एक या दो में आता है. पहला एक इंट्रोडक्शन होता है हमेशा. इंट्रोडक्शन इज समथिंग विच इज वेरी बेसिक, जो नॉर्मल रीडिंग से आपको समझ आ जाएगा, बट अगेन उसके अगर कुछ भी पॉइंट्स इधर उधर छूटते हैं तो उसका एक स्पेसिफाइड वीडियो आपको मिल जाएगा. बट ये आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है, इसकी वजह से यहाँ पे आ रहे हैं. नो मोर चैट, फोकस करते हैं टॉपिक के ऊपर. ठीक है, लेट्स डाइव. सबसे पहला चीज जो है डिजायर, या किसी चीज की चाहत, या मुझे कोई चीज चाहिए. ठीक है, वो डिमांड का सबसे पहला डिटर्मिनेंट, सबसे पहला इंपॉर्टेंट भूमि पूजन होता है ना. एक अगर कोई चेयर होता है तो उसके चार बैलेंस करने के लिए कुछ होता है मटेरियल. तो वैसे ही इसके तीन कुछ मटेरियल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. एक भी अगर नहीं रहा ना तो वो टेबल गिर जाएगा. ठीक है, नाउ सबसे पहला है डिजायर या वांट, आपको कोई चीज चाहिए. ठीक है, शिद्दत से आपको कोई चीज चाहिए. दूसरी चीज है अबिलिटी टू पे, हैसियत होनी चाहिए अपने पास उसको पे करने का, यानी कि इसको बोल सकते हैं परचेजिंग पावर. इसको बोल सकते हैं परचेजिंग पावर. और तीसरी चीज जो है वो है विलिंगनेस टू पे. मतलब आप किसी चीज को चाह रहे हो, आपको वो चीज चाहिए, आपके पास पैसे भी हैं, पर आपको पैसे देने का मन नहीं है. मतलब आपको वो चीज खरीदने की मन नहीं है, या फिर आपको चाहिए नहीं वो अभी के लिए. आपको पसंद है वो चीज, ठीक है चलो, आप उसको खरीद भी सकते हो, बट अभी आप लेना नहीं चाहते. तो वो एक इफेक्टिव डिमांड नहीं कहलाएगा. इफेक्टिव डिमांड कब कहलाएगा? इफेक्टिव डिमांड कब कहलाएगा? अगर ये तीनों भी चीजें, डिजायर टू अक्वायर समथिंग, परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू पे, ये तीनों भी चीजें रहेंगी तभी आपका इफेक्टिव डिमांड कहलाएगा. अब ये जो मैं इफेक्टिव डिमांड बोल रही हूँ, ये है क्वांटिटी डिमांडेड. आप जब चैप्टर में आगे बढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि देयर इज क्वांटिटी डिमांडेड एंड देयर इज डिमांड. ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट थिंग्स.
There are shift and movement in the curves. There are curves, there are schedules, there are law, there are so many exceptions, there are so many reasons. Elasticity curve सुन के ऐसे पजल मत हो. जब हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे ना, तो चीजें एकदम इजी अनफोल्ड होके आपके सामने आ जाएंगी. सो डोंट वरी अबाउट दैट. एंड आपका पेपर सब्जेक्टिव है, तो आपको लिखना है. सो कंसेप्ट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, यानी कि आपको सब कुछ अच्छे से आना चाहिए. ठीक है, बुक में मैं बाद में जाऊंगी, पहले मैं एक बार कंसेप्ट दे देती हूँ. ठीक है, सो पहला क्या है पॉइंट, डिजायर या वांट. दूसरा क्या है कि आप एबल हो उसको पे करने का, आपके पास परचेजिंग पावर होनी चाहिए उस चीज को खरीदने की. और तीसरा, आपको मन हो वो चीज खरीदने का, आप विल कर रहे हो, आपके अंदर से आ रहा हो कि हाँ मैं पेमेंट करने को तैयार हूँ. ठीक है, एक भी अगर एब्सेंट है तो इफेक्टिव डिमांड तो बेटा नहीं हो सकता. एक भी अगर एब्सेंट है तो इफेक्टिव डिमांड तो नहीं हो सकता. क्लास के एंड में एक एमसीक्यू सेशन होगा. एमसीक्यू सेशन क्या, मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आपको चैट बॉक्स में आंसर करना है टू सी कि ये पूरा क्लास आपने अच्छे से ग्रास्प किया है कि नहीं किया है. सो डोंट मिस इट. अभी देख लेते हैं एक एग्जाम्पल. ठीक है, कौन सी गाड़ी है, चैट बॉक्स में क्विकली. आंखों में चमक आ गई सब. जल्दी जल्दी, क्विक 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 क्विक. ओके, हाँ एकदम सबसे पहले एक्सपेक्टेड था. एक्सपेक्टेड था, प्रियांशु से मुझे एक्सपेक्टेड था. ओके, सो आंखों में, अच्छा आंखों में चमक आ गई कि नहीं, क्या देखिए बताओ. आंखों में चमक आ गई, राइट. अभी ये कौन है, सबको बताइए कौन है, चलो क्विकली. मैम आप कहाँ लेके जा रही हैं, क्या डिमांड के चक्कर में, और क्या क्या हम पढ़ रहे हैं. हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बाबू भैया. ठीक है, डिमांड के चक परेश रावल, हाँ हाँ. परेश रावल नहीं, हम लोग किसी कैरेक्टर का नाम नहीं ले रहे, फिक्टिशियस चीज ले रहे हैं. फिक्टिशियस बाबू भैया है. ठीक है, सो बाबू भैया की आंखों में भी इसी तरीके से चमक आ गई जैसे हमारे मेरे आंखों में जिस तरीके से चमक. तो मैं भी चश्मा पहनती हूँ, ये भी चश्मा पहने हैं. ठीक है, नाउ ऑडी देखा इन्होंने, इनकी आंखों में आ गई चमक. ठीक है, अब इनको लेना है, लेकिन एक दिक्कत है. क्या देखते हैं, क्या क्या है इनके पास, देख लेते हैं. इनके पास ना डिजायर है. ठीक है, इनको चाहिए. ठीक है, ही हैज द डिजायर. उनको ना, वो पेमेंट करने को भी रेडी है. उनके पास डिजायर है, वो उनको चाहते हैं, ऑडी को चाहते हैं, ही वांट्स टू गेट दैट थिंग. वो पैसे देने को भी तैयार है. बताओ क्या मिसिंग है यहाँ पे, क्या ये इफेक्टिव डिमांड है, क्या ये इफेक्टिव डिमांड है, टेल मी. नो, नो 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 नो. क्यों नहीं है इफेक्टिव डिमांड, एनीवन? व्हाई इज दिस नॉट एन इफेक्टिव डिमांड? ही डोंट हैव मनी to buy because purchase. Exactly, you guys are genius, so good, really good. एक बार में कैच किया आपने. क्या कैच किया कि यहाँ पे एक पॉइंट मिसिंग है, और वो एक पॉइंट क्या है, द परचेजिंग पावर विच इज द अबिलिटी टू पे. वेरी गुड, वेरी गुड. यानी तीन की पॉइंट्स अभी तक कान में एकदम आ जाना चाहिए कि मैम जैसे डिमांड आता है अपने पास, अपने तो ये लिखेंगे ही कि डिजायर टू अक्वायर समथिंग, ओके, विलिंगनेस टू पे बैक्ड बाय द परचेजिंग पावर, या डिजायर और वांट, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे. ये तीन चीजें मैम होंगी तभी इफेक्टिव डिमांड बनेगा अपना. डिमांड में भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, एक्स एंटे और एक्सपोज डिमांड. ये सारी चीजें भी अपने धीरे धीरे पढ़ेंगे. ओके, स्लोली स्लोली एंड ग्रेजुअली. अभी मैं आपको जरा बुक से एक बार के लिए ना दिखा देती हूँ, फिर नहीं तो बोलोगे कि मैम बुक से नहीं पढ़ा रही हैं. ठीक है, ये आपका डिमांड का मीनिंग आ गया. ये आपके तीन पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, वन डिजायर मीन्स टू परचेज, और ये थ्री विलिंगनेस. ये सारे आपने जो अभी मजे मजे में पढ़ लिया ना, पता है ये सारे क्या थे, की पॉइंट्स थे. आपके आंसर में ये दिखेंगे तब आपको मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, बाकी के जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये नहीं हो सकता. डिजायर मीन्स टू परचेज एंड विलिंगनेस टू यूज दोज मीन्स. ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अभी यहाँ पे देखो दो चीजें जो आपको क्वांटिटी डिमांडेड के आंसर में लिखनी पड़ेंगी, या फिर जो आपको ध्यान रखनी है क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में. ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड, अच्छा ये डिमांड कौन करता है बताना जरा, फटाफट मुझे बताना, डिमांड कौन करता है. यू वांट ऑप्शंस? डिमांड कौन करता है, बहुत सिंपल सा एक वर्ड का आंसर है, कंज्यूमर. एग्जैक्टली, कंज्यूमर करता है. वेरी गुड. सो कंज्यूमर इज द वन हु डिमांड्स. वेरी गुड.
तो क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा एक प्राइस पे एक्सप्रेस होती है। एकदम दिमाग में इसको एकदम हम अच्छे से रख लेंगे। क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा एक गिवन प्राइस पे एक्सप्रेस होती है, ठीक है। एक पर्टिकुलर प्राइस किसी कमोडिटी का है, फॉर एग्जांपल दिस इज द कमोडिटी, ठीक है, दिस इज द कमोडिटी, इसका कोई प्राइस होगा, उसके बेसिस पे ही मेरा क्वांटिटी डिमांडेड दिखेगा, ठीक है। एट डिफरेंट प्राइसेस डिफरेंट क्वांटिटी आर जनरली डिमांडेड। ये एक फोन है, ठीक है, आज इस फोन का दाम 20,000 है सपोज, ठीक है। इसी फोन का डिमांड जब ये न्यू न्यू आया था तो 25,000 था। इसी फोन का डिमांड और थोड़े आगे जा करके सपोज 18,000 हो जाएगा। तो अलग अलग प्राइस लेवल पे अलग अलग डिमांड होगा लोगों का। 3 प्राइस रेंजेस मैंने बताए। एक बार थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन खेलते हैं, आप पढ़ोगे थोड़ी देर बाद, बट देखते कॉमन सेंस लगाना। 3 प्राइस रेंजेस मैंने बताए थे, ठीक है, 25,000, 20,000, 18,000। अगर आप कंज्यूमर होते, अगर आप कंज्यूमर होते तो आप कौन से वाले प्राइस पे बिड करते फॉर द सेम प्रोडक्ट, फॉर द सेम प्रोडक्ट। ऑफ कोर्स टाइम अलग अलग वैरी कर रहा है, मैं समझ रही हूँ। समझो 3 दुकानें हैं, ठीक है, 3 दुकानों में यही सेम फोन, यही ब्रांड, सब कुछ अलग अलग प्राइसेस में मिल रहा है। एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, अलग अलग प्राइस में मिल रहा है। ऑफ कोर्स आप कहाँ जाओगे, ऑफ कोर्स आप कहाँ जाओगे, 18,000, 18 के, ऑफ कोर्स। सी, यानी कि आपके पास अलग अलग प्राइस लेवल्स अगर होते हैं तो आपका जो क्वांटिटी डिमांडेड होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स हम भी देखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैं आपसे पूछूंगी, तो रेडी रहना है, एकदम एक्टिव रहना, ठीक है। नाउ क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा फ्लो होता है, ठीक है। वी आर कंसर्न्ड नॉट विद अ सिंगल परचेज बट विद अ कंटिन्यूअस या फ्लो ऑफ परचेजेस, एंड वी मस्ट देयरफॉर एक्सप्रेस डिमांड एज सो मच पर पीरियड ऑफ टाइम। तो हमेशा जब भी हम किसी चीज का आंसर लिख रहे हैं डिमांड में, तो हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लिख रहे हैं या फिर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल आज के दिन पे चावल का रेट है 50 रुपए पर केजी, सो माई डिमांड एट दिस पर्टिकुलर डेट इज 20 kgs for at the rate 50 rupees per kg for this particular period of time. So जितना भी है वो एक स्पैन ऑफ टाइम के लिए होता है, तो हमेशा, क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं एंड सो विल योर क्वांटिटी डिमांडेड। तो कोई भी चीज एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है देखो, 1,000 डजन ऑफ ऑरेंजेस पर डे, 7,000 डजन ऑफ ऑरेंजेस पर वीक एंड सो ऑन। यानी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपका क्वांटिटी डिमांडेड एक्सप्लेन्ड या एक्सप्रेस्ड रहेगा, ठीक है। अब हमने कीवर्ड्स भी पढ़ लिए, हमने पैराग्राफ आंसर्स भी पढ़ लिया, यानी कि आप फुल फ्लेजेड रेडी हो, एक रीडिंग एंड यू आर डन, ओके। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक एक को आपको बहुत अच्छे से समझना है, आपको ये जो छोटे छोटे पैराग्राफ्स दिख रहे हैं ना, ये एक्चुअली छोटे छोटे नहीं है। इनमें ऐसे ऐसे वर्ड्स है जो आप भले अपने आंसर स्क्रिप्ट में बिना पढ़े लिख के आओगे, आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे, बट फायदा नहीं होगा कुछ, क्योंकि आपको एक एक वर्ड समझना होगा। देयर इज स्लाइटेस्ट डिफरेंस। एक एवरेज स्टूडेंट इतना मेहनत करके 75% लेके आता है, वहीं पे एक टॉपर बच्चा जिसको आप बोलते हो यू सो कॉल्ड टॉपर, वो लेकर के आ जाता है कितना, वो लेके आ जाता है आपका 80s 90s में मार्क्स। क्यों 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 और क्यों, व्हाई, व्हाट इज द रीजन, देयर मस्ट बी समथिंग ना, क्या? ऑफ कोर्स प्रेपरेशन स्ट्रैटेजीज एंड द डेप्थ ऑफ नॉलेज। उसके पास जो कंसेप्ट है आपके पास वो नहीं है। क्यों मिस करना है, वो चीज मिस ही क्यों करना है, मिस क्यों करना है? व्हेन यू कैन डू इट जस्ट डू इट। पढ़ रहे हो आप भी, वो भी पढ़ रहा है, बस वो नॉलेज ले रहा है, एकदम अच्छे से ग्रास्प कर रहा है, और आप ऊपर ऊपर पढ़ के निकल जा रहे हो। वो पूरे साल पढ़ा उतना परसेंट लेके आया, आप कुछ दिन पढ़े आप उतना परसेंट लेके आ गए, तो थोड़ा सा आप भी पढ़ लो, थोड़ा टाइम आप भी दे दो। लेट्स सी, AIR लाना है ना, दिमाग में रखना है इस बात को। ओके, नाउ सबसे पहली चीज क्या है, अपने आ जाते हैं अब आएगा मजा। नाउ विल एंजॉय। फाइन। नाउ व्हाट डिटरमाइंस डिमांड, डिमांड को डिटरमाइन क्या क्या चीजें करती है वो देखेंगे। अपने इसको ना फैक्टर्स भी बोलते हैं, अपने इसको ना फैक्टर्स भी होते हैं। आप लिखते हुए चल रहे होगे ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ, एक सेकंड।
आप लिखते हुए चल रहे हो ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ। नाउ व्हाट डिटरमाइंस डिमांड, व्हाट डिटरमाइंस डिमांड, आराम से देखेंगे। सबसे पहली चीज है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सबसे पहली चीज है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मैम बहुत सिंपल है, आप क्या बता रही है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी हमें पता है, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि प्राइस जो होता है ना उसको देख के लोग ज्यादा या कम डिमांड करते हैं, जो कि बहुत सिंपल है, हमें समझ आ रहा है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक वर्ड है, ठीक है, उसका नाम है सेटिरस पेरिबस अजम्पशन। एक वर्ड है जिसका नाम है सेटिरस पेरिबस अजम्पशन। वो अजम्पशन मैं आपको अभी थोड़ा सा बताती हूँ। जब आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़ोगे ना मेरे से, तो मैं एक्सट्रीम तरीके से उसको बताऊंगी। अभी मैं थोड़ा सा बताती हूँ। देखो ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, इनको हम बोलते हैं फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ठीक है, क्या बोलते हैं? आई रिपीट, ये जो 5 आपको दिख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, इसको फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कहते हैं। ठीक है ना, एक आपको दिख रहा है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसमें मैंने आपको बताया एक कंसेप्ट होता है जिसका नाम है सेटिरस पेरिबस अजम्पशन, जिसके तहत बाकी सारे, आई रिपीट ध्यान से सुनना, अटेंशन, जिसके तहत बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, जिसके तहत बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, अगर कुछ चेंज होगा तो वो होगा प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर कुछ चेंज होगा तो वो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर प्राइस बढ़ेगा, मैं चार्ट ले रही हूं 1 मिनट में, अगर प्राइस बढ़ेगा मेरा क्वांटिटी डिमांडेड कमेगा, अगर प्राइस कमेगा मेरा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। इसी को हम बोलते हैं सेटिरस पेरिबस अजम्पशन। और इसी चीज को एलैबोरेटली पढ़ोगे थोड़ी देर बाद, जिसको हम लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं। किस तरीके से काम करता है वो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, पहले इस चीज को समझो। सेटिरस पेरिबस अजम्पशन है प्राइस ऑफ कमोडिटी में। प्राइस ऑफ कमोडिटी में एक अजम्पशन जिसका नाम मैंने सेटिरस पेरिबस बोला, उसके अकॉर्डिंग बाकी जो 2 3 4 5 यानी ये सारे जो फैक्टर्स हैं डिमांड के, ये कांस्टेंट रहेंगे। सिर्फ अगर कुछ मूव कर रहा है तो वो प्राइस है, और उसके बेसिस पे अगर क्वांटिटी डिमांडेड कम या ज्यादा होता है, उस चीज को हम प्राइस ऑफ द कमोडिटी का इफेक्ट बोलते हैं। फाइन, ओके, डरने की बात नहीं है, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आते हैं अब प्राइस ऑफ कमोडिटी के कुछ इफेक्ट्स के बारे में। प्राइस ऑफ कमोडिटी में 2 इफेक्ट्स हैं। पहला इफेक्ट है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैप है जो मैं आपको 1.5 मिनट के बाद बताऊंगी। यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैप है जो मैं आपको 1.5 मिनट के बाद बताऊंगी, जहां अगर अगर मैं आपको नहीं बताई तो 99.99% चांसेस आप फंस जाओगे, आप फंस जाओगे। और आपको मैं फंसाऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी ट्रैप क्या है। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, आ जाओ, मजा आएगा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, आ जाओ, मजा आएगा। शायद ना फंसो, मे बी, देखते हैं। क्वेश्चन है क्या? हाउ अ चेंज इन प्राइस ऑफ गुड अफेक्ट्स डिमांड कंपेयर टू अदर्स। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब होता है किस तरीके से एक कमोडिटी का प्राइस चेंज होने की वजह से, ठीक है, डिमांड किसी और कमोडिटी का चेंज हो जाता है। मैम ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर किसी और चीज का प्राइस कम या ज्यादा होगा, उसकी वजह से किसी और चीज का डिमांड कम या ज्यादा होगा? दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। ये होता है, इसी को अपने बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जैसे कि इफ प्राइस ऑफ एप्पल राइजेस, एप्पल का प्राइजेस, एप्पल मतलब आईफोन वाला नहीं, नॉर्मल एप्पल रेड वाला, राइज करेगा, अगर प्राइस रुपया ऑफ एप्पल राइजेस, कंज्यूमर्स हो सकता है ना कि एप्पल्स के जगह पे बनानास खरीदने लगे। दोनों फ्रूट्स हैं, पॉसिबल। ऐसे ये भी होता है कि ओप्पो वीवो एक टाइम पे चलता था, ओप्पो वीवो,
तो सपोज ओप्पो का प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है, तो पीपल विल परचेज मोर ऑफ व्हाट? पीपल विल परचेज मोर ऑफ विवो। नॉर्मल कॉमन सेंस। फाइन। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब थोड़ा बहुत समझ आया क्या है इसका मतलब? कि किसी, समझो दो कमोडिटीज है, एक है एक्स, एक है वाई। एक्स के प्राइस में बढ़ाव आ गया, दोनों सब्स्टिट्यूट्स हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है मैम? अभी तो बताया सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है। ऐसी चीज, ठीक है, जिसको हम किसी और चीज के बदले यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यीपी मैगी, यीपी नूडल्स, मैगी नूडल्स, ठीक है, ये। तो एक्स का प्राइस अगर बढ़ा तो वाई का डिमांड बढ़ जाएगा। एक्स का प्राइस बढ़ा, समझो मैगी है और यीपी नूडल्स है, मैगी का प्राइस बढ़ गया, उसकी वजह से डिमांड यीपी का बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये इसका लेना देना सिर्फ और सिर्फ प्राइस से है और कोई भी चीज नहीं, बाकी सारे फैक्टर्स साइलेंट है अभी, ठीक है, कांस्टेंट है। दूसरा है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या है? कि किस तरीके से, हाउ अ चेंज इन डिमांड फॉर गुड्स is affected by change in real disposable income। real disposable income क्या होता है? इसके लिए एग्जांपल पढ़ो जरा। if price of school fees rises, ठीक है, this reduces disposable income and therefore demand गिर जाता है। जैसे कि आप सबको पता है कि मिडिल क्लास फैमिली का एक बजट होता है, एक बजट लेके चलते हैं। सपोज 20,000 महीने का बजट है, 25,000 महीने का बजट है, स्कूल में फीस हर महीने पेमेंट करना पड़ता है पेरेंट्स को। सपोज एक बच्चे का फीस 5,000 से बढ़ करके, ठीक है, 7,000 हो गया फॉर एग्जाम्पल, किसी कोर्स का या फिर कुछ, जहाँ मंथली उनको 5,000 बच्चे के एजुकेशन के लिए डालना हो रहा था, आज के दिन पे 7,000 डालना पड़ रहा है। तो पहले पहले क्या होता था? पहले क्या होता था? 25,000 मान लो उनका बजट है फैमिली का, 5,000 पहले देते थे, तो 20,000 बच जाता था। आज के दिन पे 25,000 फिर से है, लेकिन वो 5,000 बढ़ के 7,000 हो गया है, 2,000 से बढ़ गया है। तो अब कितना होगा बताओ? अब कितना हो जाएगा? 18,000। परफेक्ट। यानी उनका इनकम, डिस्पोजेबल इनकम क्या हो गया? घट गया। 2,000 से, 2,000 रुपीज से उनका डिस्पोजेबल इनकम घट गया। मैम डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? किसी भी इंसान का इनकम माइनस टैक्स, जो वो खर्च कर सकता है या सेव कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है या सेव कर सकता है। फाइन। आई होप आई एम बीइंग वेरी क्लियर। एक बार फटाफट नोट डाउन करना है तो कर सकते हो, राइट? तो ये क्लियर है सबको? आगे बढ़ू मैं। दो इफेक्ट्स हमने पढ़े, ठीक है, दो इफेक्ट्स हमने पढ़े। क्या क्या इफेक्ट्स पढ़े मैम? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पढ़ा और इनकम इफेक्ट पढ़ा। दोनों क्या क्लियर है? जिस जिस थम्स अप चाहिए मुझे, या फिर चैट बॉक्स में लिखो यस यस यस। आगे बढ़ते हैं। वाई 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 वाई, आगे बढ़ते हैं, आपको पता है। अंडरस्टूड अंडरस्टूड अंडरस्टूड, यस यस यस। ओके। सर्वेश। हम्म। ओके, लेट्स मूव। दूसरा क्या पॉइंट था बताओ? पहला तो ये था प्राइस ऑफ कमोडिटी, जिसमें हमने पहला पॉइंट पढ़ा सेटेरिस पेरिबस। दूसरा क्या पढ़ा था हमने? सब्स्टिट्यूट इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। दूसरा जो है वो क्या है? ट्रैप। दूसरा जो है, हाँ, ट्रैप की बड़ी जल्दी है अर्पिता। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, आओ जाओ देख लेते हैं। दूसरा क्या है? प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, ठीक है। यहाँ आपको क्या दिख रहा है? हॉट डॉग विनर्स दिख रहे हैं आपको। द दिस वन, जिसको आप व्हाट डू यू कॉल दिस? अरे क्या बोलते हैं इसको, कुछ अच्छा सा इसका नाम है। व्हाट डू वी कॉल दिस? हाँ, सॉसेज सॉसेज सॉसेज। या या सॉसेज, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो आपने एक बन है यहाँ पे, एक बन है और ये सॉसेज है, ठीक है। तो बन्स है और सॉसेज, ये दोनों साथ में जाते हैं, ठीक है। दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री, दीज
कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, एक साथ जाते हैं, ठीक है। और एक यहाँ एग्जाम्पल है ब्लूबेरीज और स्ट्रॉबेरीज, ठीक है। ये एक के बदले एक जाता है, दोनों मीठा है, दोनों एक के बदले एक जाता है। ब्लूबेरी शेक, स्ट्रॉबेरी शेक, ठीक है। ब्लूबेरी आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। तो सपोज सॉसेज है और बंस है। सॉसेज का प्राइस बढ़ गया, फॉर एग्जाम्पल सॉसेज का प्राइस बढ़ गया। इसके वजह से बंस के डिमांड में क्या आएगा पता है? क्या होगा बताओ? सॉसेज का प्राइस बढ़ जाने की वजह से बन के डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज, डिक्रीज, आई या डी? आई या डी? डी, गिर जाएगा। बंस का डिमांड गिर जाएगा, बंस का डिमांड गिर जाएगा। आई सर्वेश, आई कैसे होगा? सॉसेज का प्राइस बढ़ जाएगा, सॉसेज का प्राइस बढ़ जाएगा तो बंस का डिमांड तो गिर जाएगा। अरे बंस का तो डिमांड गिर जाएगा, दोनों साथ में खाते हैं ना। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। आज के डेट पे, आज का डेट तो चलो एक्सेप्शनल है, पैंडेमिक चल रहा है। नॉर्मल समझ लो, कोविड नहीं रहता तो आज के दिन पे अगर ऑटोमोबाइल्स का प्राइजेस, अगेन मैं बोल रही हूँ, आज के दिन पे अगर ऑटोमोबाइल्स का प्राइजेस गिर जाता है, जैसे बाइक, कार, स्कूटी, इनका प्राइजेस अगर गिर जाता है, तो तुमको क्या लगता है, पेट्रोल का डिमांड बढ़ेगा या कमेगा? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ऑटोमोबाइल का प्राइजेस आज के दिन पे अगर गिर जाता है तो पेट्रोल के प्राइजेस पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ेगा या गिर जाएगा? इंक्रीज। पेट्रोल का डिमांड इंक्रीज होगा, पेट्रोल का डिमांड इंक्रीज होगा, पेट्रोल का डिमांड इंक्रीज होगा सर्वेश, इंक्रीज होगा। परफेक्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑटोमोबाइल्स और पेट्रोल एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक साथ काम करते हैं। तो एक के डिमांड के गिरने या बढ़ने की वजह से दूसरे के प्राइजेस पे भी फर्क पड़ सकता है, या एक के प्राइजेस के बढ़ने या गिरने की वजह से डिमांड पे भी फर्क पड़ सकता है। इसे हम बोलते हैं, ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में इफ प्राइस ऑफ commodity x rises and x and y are complementary, x and y are complementary, if price of x rises, demand of y falls. So complementary goods are inversely या negatively related. The price and demand relationship of complementary goods are inversely or negatively related. I want you to write this line, right? And then we have our favorite blueberries and strawberries. ठीक है। आज के दिन पे अगर मुझे घर पे कुछ बनाना है, ठीक है, कोई आइसक्रीम बनानी है, स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरीज दोनों है, पापा मेरे मार्केट गए हुए हैं, कॉल करते हैं मुझे कि बेटा ब्लूबेरीज 500 रुपए केजी मिल रहा है और स्ट्रॉबेरीज 400 रुपए केजी मिल रहा है, मैं क्या ले लूं? मैं क्या ले लूं? मुझे तो कुछ भी डेजर्ट में बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगी? मेरा कोई ऐसा स्पेसिफिक कुछ नहीं है, दोनों मीठा है, क्या बोलूंगी मैं क्या बोल दूंगी उनको? क्या लेकर के आने बताओ? स्ट्रॉबेरीज या ब्लूबेरीज, एस या बी? स्ट्रॉबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, एनीथिंग, स्ट्रॉबेरीज। नहीं, ऑफ कोर्स, सोचो, थोड़ा सा सोचो, इतना सा सोचो। स्ट्रॉबेरीज का अपना प्राइस जो है वो 400 रुपीज पर केजी है, एंड ब्लूबेरीज का 500 रुपीज केजी है। मुझे डेजर्ट बनाने से मतलब है, तो ऑफ कोर्स मैं सस्ता वाला मंगाऊंगी, बेसिक सेंस, ठीक है। मैं सस्ता वाला मंगाऊंगी, 400 रुपीज केजी वाला मंगाऊंगी, वेरी सिंपल, दैट इज द थिंग। प्रॉफिट इज द मोटिव, दैट इज द थिंग। 400 रुपए केजी वाला चीज मंगाऊंगी, सिंपल। यानी कि सब्सटीट्यूट है ये एक दूसरे का, राइट?
या तो स्ट्रॉबेरी या तो ब्लूबेरी, दोनों में से कोई एक सब्स्टिट्यूट है। आई विल बी सेंडिंग वन फ्रेश लिंक, जॉइन देयर। ओके, सो सब्स्टिट्यूट है, वेरी बेसिक थिंग।